हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज लेकर आई हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 का जो हम रिवीजन कर रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो में। तो आज मैं लेकर आई हूँ यूनिट 3 और यूनिट 4 इस चीज का पेपर 1 जो सबका जनरल पेपर है, यानी जितने भी एग्जामिनी है उसका पेपर 1 कंपलसरी है, सबका सेम टू सेम होता है। तो आज हम देखेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4 का फुल रिवीजन। आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न आएंगे उसका फुल रिवीजन आज हम देखने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि अंत तक आप मेरी वीडियो में बने रहें। और फिर वही बात कि व्हाइट बोर्ड पे है, कॉपी पे है, लेकिन आपके कंटेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं है। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और जो एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है वही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अंत तक मेरी वीडियो को देखिए और इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट का एग्जाम जून में दे रहे हैं तो उनकी तैयारी में कहीं से कमी ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कितने यूनिट है? 10 यूनिट है। ठीक है, इसमें आपके 2 मार्क्स ईच, और पहले पेपर में आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और सेकंड पेपर में आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो तीसरा यूनिट है वह है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी अध्ययन बोध। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आप जो रीड करेंगे उसमें आपने क्या देखा, क्या बोध हुआ आपको, उससे आप क्या समझते हैं। तो यह जो यूनिट है इसमें आपके पढ़ने की कैपेसिटी और आपके अध्ययन से आपने क्या समझा उसकी जांच होती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको स्पेशली मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि मैं जो बताऊंगी वही पैसेज आएगा। इसमें क्या आएगा सिर्फ मैं इसकी तरफ आपका इशारा कर रही हूं। इसमें देखिए आपका अनसीन पैसेज होगा, जैसा कि अभी 3-4 साल में 10th और 12th बोर्ड में भी ये पैटर्न चल रहा है और इसका लेवल खाली हाई और डाउन होता है। ठीक है, इसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन में यानी अध्ययन बोध में आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, यानी अपठित गद्यांश, गद्य का अंश दिया जाएगा। आपको कोई भी विषय वस्तु से संबंधित आपको गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपने नहीं पढ़ा है, और उससे रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे। और यहाँ पर यह जांच होती है कि आप उसका आंसर कैसे करते हैं। और यह मैं आपको गारंटी लेती हूँ कि अगर आप इसे सही से बनाते हैं इसमें 5 में से 5 नंबर आते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। जब आप ये यूनिट बना रहे होंगे तो आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 3 बार उसे पढ़ें। थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करते हुए उस गद्यांश को आपको 3 बार पढ़ना है और उसको कंसर्न करना है कि वह किससे संबंधित है और वह कौन सी बातें बताई जा रही है, किस पे फोकस किया जा रहा है। इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान देना है। इसमें स्पेशली और कुछ भी तैयारी इसकी नहीं करनी होती है। उसके बाद जो उसके प्रश्न होंगे उसका आपका सही जवाब आपका मार्किंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनसीन पैसेज में कोई भी पैसेज उठा लीजिए, जैसे कि मैंने एक पैसेज पढ़ा था उसमें, और यह जो रिलेटेड होगा आपके जो शिक्षा शास्त्र हैं उससे संबंधित हो सकता है, कोई सामाजिक घटना से हो सकता है, कोई भी ऐतिहासिक तथ्य से हो सकता है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप पैसेज क्या बता रहा है, उसका मोटो क्या है, वह किस तरफ इशारा कर रहा है या किससे संबंधित है। उसमें आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल के ये या ये नहीं,
हाँ या नहीं, ऐसे करके आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो पैसेज तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन देखिए उससे रिलेटेड जैसे प्रश्न है, यथाशक्ति पूर्वाग्रह का एक कारण है, तो आपके पैसेज में इसके बारे में लिखा हुआ होगा। तो हम देखेंगे सही में पूर्वाग्रह का एक कारण क्या है, तो देखेंगे ध्यान की कमी। इस तरह से आपको पैसेज दिया रहेगा और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको ऑप्शन दिया रहेगा, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से जो सटीक होगा, इसलिए मैंने कहा कि आप 3 बार पढ़िएगा, उसको आपको ध्यान से समझते हुए आंसर करना है। इसमें 5 में 5 नंबर आपके उठने की पूरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ पर पैसेज से कुछ प्रश्न रिलेटेड थे, वो हमने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है बेटा कि पैसेज किससे संबंधित है और ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सटीक आंसर है कि नहीं है, इसमें आपको यही ध्यान देना है। चलिए अब यूनिट 4 जो हमारा है उसमें हम देख लेते हैं कि वह क्या है। एक चीज मैं और दिखाऊंगी, आप अगर पैसेज से जो प्रश्न पूछे गए हैं तो कुछ कुछ संबंधित हैं और कुछ घुमावदार प्रश्न भी हैं, आप ध्यान से इसे देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये पैसेज आपका नहीं होगा, लेकिन किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ। ये सेकंड पैसेज का मैंने आंसर किया था, पैसेज मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि प्रश्न किससे संबंधित है। यह मानते हुए कि किसी देश ए के साथ भारत का व्यापारिक व्यापार उसके कुल व्यापारिक व्यापार का 5% था, वह राशि होगी। यहाँ पर आप देखिए कुछ पैसेज ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ गणितीय क्या कहते हैं फॉर्मूला का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ आपको ट्रिक लगा के उसे बनाना भी होगा, तो आप औसत, एवरेज, ये सब आप देख के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एवरेज और रेशियो, ये वाला चैप्टर आपको गणित में ये आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए किस तरह से उसके आंसर करने होते हैं। चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है, अब इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से आंसर करना है, यानी किसमें किसमें भागीदार रहा है, ये आपको पैसेज में देखना होगा, या डाटा करके बना के देगा, डाटा दे दिया जाएगा और उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह के भी पैसेज आपके आ सकते हैं, गद्यांश भी और आपके डाटा के पोर्शन में भी, डाटा के स्वरूप में भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान से कैलकुलेट करके आपको निकालना होगा और यह भी देखना होगा कि कौन कौन जो ऑप्शन है वह सही है, क्योंकि इस तरह से भी आपको आंसर करने हो सकते हैं। बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम कंफर्म हो जाइएगा, देख लीजिएगा, तभी आप आंसर करिएगा। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आंसर सही होने की गारंटी इस यूनिट में ज़्यादा होती है बेटा, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान से बनाना है। ठीक है, अब देखिए यूनिट 4 पेपर 1 का जनरल पेपर यूनिट 4 क्या है हमारा, कम्युनिकेशन। ध्यान से इसे आप देखिए, यह आपका फुल सिलेबस है। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं देखा है किसी कारण से, या देखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको स्पेशली फोकस करके आपको जाना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनते हैं इसी टॉपिक से बनते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली मैं वो टॉपिक लेकर आई हूँ, पॉइंट लेकर आई हूँ, जिसको आपको एकदम सरसरी निगाह से कंप्लीटली देखना है। बिल्कुल हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इन 3-4 दिनों में जहाँ पर आपकी कमी रह गई है या जिसको आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछतावा ना हो, अरे ये तो था लेकिन ये मैंने पढ़ा ही नहीं। आपका कितना भी टाइम लग जाए, आपको कितना भी जगना पड़ जाए, कितना भी एडजस्टमेंट करना पड़े, आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिए कम्युनिकेशन यानी संचार में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और क्या क्या आपको पॉइंट्स देखने हैं। पहले संचार क्या है, नहीं आपको वाक्य दे दिया जाएगा,
और उससे संबंधित आपको पूछा जाएगा क्या यह संचार है, तो आपको कंप्लीटली जानना होगा कि संचार क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और तत्व क्या है। दूसरा है इसका संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके बारे में अभी मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी। पहले आप पॉइंट्स को देख लीजिए। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो स्पेशली इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में फिर आपका है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार, यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। और नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के स्तर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स, यानी संचार में जो अवरोध होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न बनते हैं और इसमें प्रश्न का जो क्राइटेरिया है ना अलग अलग है। यानी कि आपको घुमा के पूछेगा क्या इसके ये बैरियर्स हैं या ये किस प्रकार के बैरियर्स हैं। इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि बैरियर्स क्या है, यानी संचार अवरोध क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस कम्युनिकेशन में किस रूप में ये बाधा पहुंचाता है, ये आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार की तकनीकें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। और ये जो 4 यूनिट जो है स्टार्टिंग का 4 यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका, सेकंड जो आपका है क्या कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन और चौथा कम्युनिकेशन, ये चारों यूनिट फर्स्ट का जो है इसमें आप जरूर तैयारी करके जाइएगा। आपको 10 यूनिट में ये 4 यूनिट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो प्रश्न आते हैं वह आपके नंबर उठाने में आपके सहायक होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लेंदी जो उसका कंटेंट है वो नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इसे समझ के बनाते हैं तो आपके 5 में 5 नंबर श्योर होते हैं। तो इन चारों को आप छोड़िएगा नहीं। आगे का जो अगर 10 यूनिट की आपकी तैयारी मजबूत है तब तो बहुत अच्छे, नहीं एकदम वाह वाली बात है। लेकिन अगर कोई छूट रहा है, लेकिन इन चारों को आप नहीं छोड़ने की कोशिश करिएगा कि इन चारों को हम जरूर उसमें शामिल करें अपने तैयारी वाले यूनिट में। चलिए आगे देखिए, एक और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है संप्रेषण से संबंधित संगठनें और संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कम्युनिकेशन से यूनिट आपके 4 से, जिसकी तैयारी आपको पूर्ण रूप से करके जानी है। तो चलिए इसका रिवीजन हम फटाफट करें। अब कम्युनिकेशन आपको रिवीजन करना है। आप एकदम ध्यान पूर्वक इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और आप में इतनी कैपेसिटी जरूर है कि आपको ये जो अगर आप ध्यान से इसे पढ़ते हैं तो एग्जाम में जब आपको वो प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में एकदम निश्चित रूप से ध्यान में आ जाएगा कि इसमें ये पढ़ा था हमने। इसके लिए आवश्यक है बेटा कि आप इसे ध्यान से पढ़े, ठीक है। ये बहुत आवश्यक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपका। तो मैं आपको फटाफट दिखाते चलूंगी और आप इसे एकदम ध्यान से सिर्फ आप रीडिंग कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपका रिवीजन फुल रिवीजन, ये कम्युनिकेशन का फुल रिवीजन आपका हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आपका कुछ भी ना छूटे, ताकि बाद में आपको एग्जाम में अफसोस हो मैंने ये नहीं पढ़ा। तो चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे पढ़ते जाइएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। और दूसरे अपने दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जून में जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन्हें भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका मीनिंग क्या है आप फटाफट पढ़ते जाइए। मैं स्लो मोशन में आपको दिखाते जा रही हूँ, आप इसे पढ़ते हुए अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। मैंने आपको बताया है क्योंकि मेरे पास ई बोर्ड नहीं है, मैं कॉपी और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ाती हूँ, लेकिन आप कंटेंट को
अंत तक पढ़ के देखिएगा। अगर आपको संतुष्टि ना हो तो अगली बार आप मेरी वीडियो को नहीं देखिएगा। तो आप थोड़ा सा समय निकालकर इसे पढ़िए और एकदम मजबूती के साथ, फुल कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। कम्युनिकेशन मीनिंग, अर्थ में आप देख लीजिए क्या है, ठीक है, और ये किससे बना हुआ है। आगे देखिए इसकी परिभाषा किसने दी और किस रूप में दी। इसका स्वरूप आप पढ़ते चलिए, मैं बढ़ाते जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा है, लेकिन कंप्लीट रिवीजन है आपका। यहाँ पर जॉर्ज टेरी के अनुसार, क्योंकि आपको दे दिया जाएगा ये कथन और बोलेगा किसके द्वारा ये लिखा गया है या किसने इसको प्रसारित किया, किसने परिभाषित किया है, ये आपको आना चाहिए। जो बार बार एग्जाम में दोहराया गया है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो अब देख लीजिए क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए यहाँ पर अब आपको दे दिया जाएगा कि विशेषताओं में क्या ये आवश्यक है। तो आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप सही रूप से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए विशेषताओं में क्या क्या है ये, आप ध्यान से देखते चलिए फटाफट और उसको एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए रिवीजन के रूप में। कुछ भी छूटना नहीं है आपका। मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं चाहती हूँ कि आप सबों तक ये बात पहुँचे और आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और कम्युनिकेशन की तरफ से, कम्युनिकेशन क्यों, जितने भी यूनिट में आपको बताऊंगी उसमें जो आपको संशय है, जो आपको कुछ नहीं संदेह है या नहीं आ रहा है, वो आपको आ जाए, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखिए संचार से सी से इसकी विशेषताएं क्लियर हो जाती है। यहाँ पर ऊपर में हमने दिखाया ही विशेषता। अब 7C से इसका क्या विशेषता है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। 7C की बात आती है यहाँ पर, उसको आप देख लीजिए। संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें 7 प्रमुख तत्व हैं। तत्व पूछे, घटक पूछे या चरण पूछे, तीनों एक ही चीज है, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। जहां पर आपको हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आए आप इंग्लिश वर्जन देखकर उसे सही रूप से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे है। पहला प्रेषक, विषय वस्तु जिसे संदेश या सूचना कहते हैं। माध्यम, उसके बाद संकेतक जिसको संकेतीकरण इनकोडिंग कहा जाता है। सूचना प्राप्तकर्ता यानी प्रेषित, संकेत विवेचन डिकोडिंग और फीडबैक प्रतिपुष्टि। मैंने इंग्लिश वर्जन में लिख लिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये 7 घटक या चरण या तत्व हैं किसके, कम्युनिकेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे देखिए संचार, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसे आप सिर्फ रीडिंग दे दीजिए, आपके मन में सेट हो जाएगा अच्छे से, ध्यान से, हड़बड़ी में नहीं। आपको जितना भी टाइम लग जाए, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा समझने में, लेकिन आप फुल रिवीज को पढ़िए। देखिएगा आपका कुछ भी कम्युनिकेशन से नहीं छूटेगा। मैं फटाफट आपको स्लो मोशन में दिखा रही हूं, आप इसे पढ़ते चलिए। अब संचार प्रक्रिया के चरण, घटक तत्व ऊपर मैंने बताया 7 तत्व। अब विस्तार से वह क्या होता है उसका स्वरूप मैं आपको बता रही हूं कि कैसे किया जाएगा। नहीं, वह तत्व हमने पहले बताए, अब विस्तार से उसकी प्रक्रिया हम जान रहे हैं। प्रेषक क्या करेगा, फिर संदेश का क्या काम होगा, इनकोडिंग कैसे की जाएगी, माध्यम क्या होगा। अब संचार, इसी में संचार के कई माध्यम हैं। नहीं, जो हम संचार भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, उसके कई माध्यम हैं। तो इन माध्यमों को आप जान लीजिए कि ये किसके माध्यम है, संचार के माध्यम है, ठीक है। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए जिसके माध्यम से हम संचार को प्रेषित करते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको बता भी दिया है
कि वह क्या है, दृश्य है, श्रव्य है, या दृश्य श्रव्य दोनों है, ठीक है, मुद्रित माध्यम है यानी प्रिंट मीडिया है, ये भी मैंने आपको उदाहरण में बताया हुआ है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मौखिक संचार में बोले गए शब्दों का आदान प्रदान होता है। सारी बातें आपको डिटेल से पढ़नी है, जाननी है। लिखित में क्या होता है, जनसंचार के अंतर्गत क्या होता है, मुद्रित माध्यमों में क्या होता है। अब पांचवा जो तत्व है प्राप्तकर्ता, फिर उसे क्या करता है। ये मैसेज का हमने माध्यम किया, इतने माध्यमों से हम मैसेज को भेज सकते हैं। अब जो प्राप्तकर्ता को मैसेज प्राप्त होगा उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई के रूप में आप इसे याद करिएगा, ठीक है। उसके बाद फीडबैक, प्रतिक्रिया होगी। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम देख ले। संचार को क्लासिफाइड करके फिर उसके अलग अलग भेद हैं, यानी अलग अलग बेसिस पर कम्युनिकेशन के भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एकदम ध्यान से जानना होगा कि आपको कोई भेद दिया रहेगा और पूछेगा ये किसके आधार पर है, ये संचार में किसके आधार पर उसके भेद हैं, ये जानना आपको बहुत आवश्यक है। यहाँ देखिए, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन मेथड या मीडिया, अभिव्यक्ति तरीका संचार माध्यम के आधार पर, ठीक है। दूसरा है सूचना प्रवाह के आधार पर, यानी जो संचार के प्रकार हैं पहले उसका वर्गीकरण हुआ है कि किसके किसके आधार पर, और फिर उसके आधार पर उसके कितने भेद होते हैं, यह आपको जानना है, ठीक है। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, इसी में उद्देश्य के आधार से भी इस नाम को जाना जाता है। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यवसाय संचार के आधार पर। अब इसी को हम विस्तार से देखें, इसके किसके आधार पर संचार के कितने भेद हैं। आप ध्यान से इसे पढ़ते रहिए। अभिव्यक्ति एवं संचार माध्यम के आधार पर देखिए इसके कितने भेद हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, और वर्बल और नॉन वर्बल, जिसमें वर्बल के फिर 2 भेद हैं और नॉन वर्बल के फिर आपके 6 भेद हैं। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति में संचार के 2 प्रमुख भेद हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, और फिर वर्बल और नॉन वर्बल में उसके अलग अलग भेद हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है बेटा, यहाँ पर उदाहरण के साथ हमने इसको बताया हुआ है। अब ध्यान से इसे देखिए और इसका रिवीजन करिए आप, ठीक है। दृश्य संचार के कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूं, उसे भी देख लीजिए, क्योंकि यह आएगा और पूछेगा यह किस प्रकार का संचार है, तो यह आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब दृश्य संचार के उदाहरण हैं, ठीक है। और भी आगे है प्रेजेंटेशन, मैप्स, GIFS, इमोजी, फोटोग्राफ, एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ये सब दृश्य संचार के उदाहरण हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब इस शब्द संचार के उदाहरण देख लीजिए आप, वो दृश्य के थे और ये शब्द संचार के उदाहरण हैं। अब दृश्य और श्रव्य, जिसमें देखना और सुनना दोनों होता है, उसके उदाहरण देखिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसमें आएगा कि यह सिर्फ दृश्य का है या श्रव्य का है या दोनों है।
तो आपको अगर ध्यान नहीं, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि जो हम टेलीविजन देखते हैं उससे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। नहीं, तो ध्यान देना है यहाँ पर। सिनेमा हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ऑनलाइन वीडियो हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसे देखिए। यह दृश्य और श्रव्य संचार के उदाहरण हैं। ठीक है, हाव भाव संचार के उदाहरण देखिए। मुस्कुराना, खुशी, स्वागत, भाव उठाना, आश्चर्य, संदेह, यह सब किस संचार के उदाहरण है? चेहरे के भाव के उदाहरण है। गुस्सा चेहरा, शारीरिक भाषा, हाव भाव, ये सब किसके उदाहरण है? दृश्य श्रव्य संचार के उदाहरण है। ठीक है, अब दूसरा, सूचना प्रवाह के आधार पर संचार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सूचना प्रवाह के आधार पर संचार के कितने भेद? 3 भेद। देखिए, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और विकर्ण संचार, जिसे तिरछा संचार भी कहते हैं। इसे क्षैतिज को पार्श्व भी कहा जाता है। और फिर ऊर्ध्वाधर संप्रेषण के यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन के फिर अपवार्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन 2 भेद हैं उसके। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, ऊपर से नीचे आदेश दिया जाता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, ऊर्ध्वगामी संचार में नीचे से ऊपर सुझाव दिया जाता है। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हुए इसे ध्यान से देखिए आप। अब अलग अलग फिर इसको हम देख ले। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या है? क्षैतिज क्या है? यानी क्षैतिज संचार, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन यहां पर हमने दिखाया। दूसरे शब्दों में फिर इसको हम जाने और अच्छे से समझें। उसके कुछ उदाहरण भी हैं, क्योंकि आपके प्रश्न इसी से आएंगे। पहले उसको समझना और फिर उदाहरण से द्वारा उसको पहचानना कि यह कौन सा संचार है। ठीक है, ये सारे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? ध्यान से देखिए, इसे पढ़िए अच्छे से। उदाहरण देखिए इसके। ऊपर की ओर कर्मचारी से प्रबंधन तक सुझाव, शिकायतें या प्रगति रिपोर्ट, और नीचे की ओर प्रबंधन से कर्मचारियों तक निर्देश, नीतियां या अपडेट, जो हम कुछ देते रहते हैं उससे संबंधित। इसका क्या महत्व है यह देखिए। अब दोनों में अंतर क्या है यह भी देख लीजिए आप। अब विकर्ण तिरछा संचार, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन या डायगोनल कम्युनिकेशन, 2 नाम है इसके। हिंदी विकर्ण या तिरछा संचार। उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण देखने से आप और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अच्छे से देखिए। वीडियो बड़ा है बेटा, लेकिन आपकी पूरी तैयारी निश्चित रूप से कम्युनिकेशन की हो जाएगी। इसीलिए घबराना नहीं है और उकताना भी नहीं है, आलस्य भी नहीं करना है। इसे जरूर पूरा पढ़ के जाइएगा। मैं जो ये मेहनत कर रही हूँ इससे मुझे क्या फायदा? मैं चाहती हूँ कि आपका कुछ भी ना छूटे। यही मुझे एक फायदा है और एक संतुष्टि है कि एक कुछ भी आपका ना छूटे। इसका महत्व और लाभ। अब संगठन संबंध या संगठनात्मक संबंध के आधार पर कितने भेद होते हैं उसके, यह देख लीजिए। और इसको उद्देश्य भी कहा जाता है। संगठन संबंध कह लीजिए, संगठनात्मक संबंध कह लीजिए या उद्देश्य कह लीजिए। इसके आधार पर कम्युनिकेशन के 2 भेद हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये क्या है ये भी फटाफट आप देख लीजिए।
इसकी विशेषताएं क्या है? औपचारिक संचार के उदाहरण देख लीजिए आप, क्या क्या होते हैं। व्यावसायिक पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन, आधिकारिक बैठकें, फॉर्मल मीटिंग जिसको हम करते हैं, नीतियां, दिशा निर्देश, ईमेल, कार्यादेश, पद विवरण, नौकरी विवरण, सत्यापन, ये सब किसके उदाहरण है? औपचारिक संचार के उदाहरण है। प्राधिकरण पत्र, प्रस्तुतियां। यहां पर मैं आपको बार बार ये सुझाव दे रही हूं कि आप जो आपके सामने प्रश्न में जो उदाहरण आएगा और पूछेगा ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो पहले हम ध्यान देंगे कि यह दृश्य है कि श्रव्य है, कि श्रव्य और दृश्य है, और कहां पर से ये संचार हो रहा है, यानी उसका मतलब कहां पर उसका विभाग है। ये जो संचार हमें मिल रहे हैं किससे इसका वास्ता है, यानी किससे इसका रिलेशन है, कहां से ये संचार आ सकता है। आपको फटाक से दिमाग में आ जाएगा और आपको वर्गीकरण याद आ जाएगा कि इसके आधार पर ये है। यहां पर इस आंसर करते समय इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे औपचारिक संचार के उदाहरण हैं। अब अनौपचारिक संचार भी हम देख ले और उसके उदाहरण को भी हम देख ले। और ये कॉमन सेंस की बात है कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। नहीं, ये हम जानते हैं, ये डेली के जो हम रूट देखते हैं अपने कार्यशैली को, उसमें हमें ये पता चलता है कि औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है। इसके अलावे हम कुछ संचार के बारे में सुनते हैं जिसमें निम्न प्रमुख हैं। मेटा कम्युनिकेशन क्या है ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रसारित करने के आधार पर। पारस्परिक संचार, आत्मसंचार या अंतरावैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। और समूह, ग्रुप कम्युनिकेशन, ये किसके आधार पर है? सूचना एवं संचार प्रसारित के आधार पर। पारस्परिक संचार क्या है, अंतरावैयक्तिक संचार क्या है, और समूह संचार क्या है। इसका उदाहरण भी मैं आपको दिखा रही हूं, ठीक है। आगे देखिए, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के स्तर मुख्य 5 स्तर हैं। अंतरवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल, ये आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, वो प्रकार थे। अब लेवल में ये मैं बता रही हूं संचार का स्तर कितने प्रकार का होता है। मध्य संचार, व्यक्ति से समूह संचार, जन संचार, ये सब क्या था हमारा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कितना भेद है इसे आप ध्यान से देखिए, जिसमें आंतरिक और बाह्य संचार 2 संचार होते हैं, और उसमें पिछला जो हमने देखा उसी का स्वरूप इसमें अलग अलग रूप में यहां पर आ जाता है। यह बिजनेस कम्युनिकेशन है, किसी भी व्यवसाय का संचार का यह माध्यम है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको ध्यान से समझते हुए आप पढ़िए इसको। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन बैरियर्स, नहीं संचार अवरोध क्या है यह आप देख लीजिए। 3 पॉइंट रह गए हैं। संचार अवरोध क्या है, यानी जो हम संचार करते हैं, जो मैसेज भेजते हैं, उसमें जो बाधाएं आती है वह संचार अवरोध कहलाती है। नहीं, अब ये किस प्रकार, कितने प्रकार की होती है यह भी देख लीजिए आप। भौतिक बाधाएं, उदाहरण के साथ हमने समझाया है इसको, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, और पूरा पढ़ना है, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपका, और बाद में आपको निश्चित रूप से अफसोस होगा कि शायद हम पढ़ लेते। अब उदाहरण देख लीजिए इसका, भौतिक
जो बैरीज हैं, जो बाधाएं हैं, शोर, दूरी, खराब प्रकाश व्यवस्था, तकनीकी समस्याएं, बुनियादी ढांचा, ये सब भौतिक बाधाएं हैं। अब देखिए भावनात्मक बाधाएं क्या क्या होती है। बाधा का दूसरा रूप, पहला था भौतिक, दूसरा भावनात्मक बाधाएं। उसका उदाहरण देख लीजिए। ये किसके कारण होती है, यह भी देख लीजिए। अब सांस्कृतिक बाधाएं, तीसरा सांस्कृतिक बाधाएं भी होती है मैसेज को पहुंचाने में। उसका उदाहरण आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वेरीज वाला पोर्शन है, बाधा वाला पोर्शन है कम्युनिकेशन का। इससे निश्चित रूप से सवाल बनते हैं और इसी सब चीजों से सवाल बनते हैं। घुमा के पूछा जाएगा ये किस प्रकार की बाधाएं हैं, और या बाधा बता के पूछेगा कि मतलब नाम दे देगा और इसमें क्या होता है, इस तरह से घुमा के पूछा जाता है। तो आप जब तक बाधाओं को नहीं जानेंगे, उसकी कैटेगरीज को नहीं जानेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए बेटा इसे ध्यान से पढ़ते जाइए और हर प्रकार की बाधाओं को उदाहरण सहित समझते जाना है आपको। आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और सभी की इच्छा होती है कि हम उसमें पास करें, अच्छे मार्किंग से पास करें। नहीं, सबके सपने होते हैं, आगे के लिए प्लानिंग होती है, तो थोड़ा सा आलस्य आपको बाधा पहुंचा सकता है। ठीक है, व्यवस्थित बाधाएं क्या क्या है, पांचवा स्वरूप बाधा का, जिसमें कुछ अंतर भी आते हैं, सांस्कृतिक अंतर, तकनीकी अंतर, भाषाई अंतर या चुनौतियां, अब प्रभावी संचार की तकनीकें, हम क्या टूल्स यूज करें जो हमारा जो संचार हो, जो हमारा मैसेज हो, एकदम प्रभावी रूप में सामने वाले तक, दूसरे तक पहुंच सके। उस टेक्निक को हम जान ले। ये देखिए, अस्पष्टता, संक्षिप्तता, ऐसे भी ये कॉमन सेंस की बात है कि मैसेज हमारा तभी सही रूप से, प्रभावित रूप से सामने वाले तक पहुंचेगा जब वह स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, ठोस हो, सुधार हो, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। ये सब टूल्स हैं प्रभावी संचार की। अब संप्रेषण से संबंधित संगठने, लास्ट पॉइंट है इसका, कम्युनिकेशन का। देखिए कहां कहां से आप संचार प्रसारित होता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेस एवं प्रिंटिंग मीडिया, पत्र सूचना कार्यालय, अखबार, फिल्म विभाग आदि। इन्हीं सब से हमारे पास सूचना मिलती है ना, संचार पहुंचता है, कोई भी मैसेज पहुंचता है, नहीं कोई भी न्यूज पहुंचता है। अब ये क्या क्या है, इन शॉर्ट में फटाफट हम इसको जानते, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या है, उसका गठन कब हुआ, कैसे काम करता है, तो यह भी आपको इंपॉर्टेंट रूप से जानना है। इसके अंदर कौन से विभाग आते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, ये देख लीजिए। अब प्रसार भारती क्या है, यह देख लीजिए। उसमें कितने सदस्य होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका मुख्यालय कहाँ है, गठन कब हुआ। प्रसार भारती के विभाग कौन कौन से हैं, 2 विभाग हैं, आकाशवाणी श्रव्य और दूरदर्शन दृश्य और श्रव्य। उसका लोगो क्या है और उसका गठन कब हुआ था और कौन कौन से जगह पे, कौन कौन से संस्थान में हुआ था, उसका क्या क्या नाम हुआ, यह ध्यान से आप देखिए।
कंप्लीट मैंने इसको बताया हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का के बारे में पूरी जानकारी। जन मीडिया क्या है यह देख लीजिए आप, और उसके कार्य भी क्या हैं। मीडिया के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है वो देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, और ये सोशल मीडिया में और क्या क्या चीजें आती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो संचार से ही संबंधित है, इससे भी प्रश्न आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। भारत का पहला अखबार, पहली साप्ताहिक पत्रिका, बाद में वो किस नाम से जाना गया। ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ तथ्य थे जो संचार से ही संबंधित है और उससे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन का पूरा पार्ट हमने खत्म किया। तो हमने देखा यूनिट 3 रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी, और कम्युनिकेशन की भी पूरी जानकारी, पूरा रिवीजन हमने किया। आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत सहायक हुआ होगा। तो और भी बच्चों तक, विद्यार्थियों तक ये पहुंच जाए, तो इसके लिए आप इसे जरूर शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी कम्युनिकेशन में और इसमें कहीं भी कंफ्यूज ना करें। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर नई यूनिट के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। बाय।